हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरसीपी, जहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। इस चैनल्स पे वीडियो की फ्रिक्वेंसी, अपलोडिंग फ्रिक्वेंसी थोड़ी बहुत कम है, आई नो, बट मैं इसको जल्द से जल्द इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूं और बेहतर से बेहतर क्वालिटी, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर एक अच्छे से कंटेंट, अच्छे से क्वालिटी के साथ मैं इसको अपलोड करूंगा। तो देखते देखते ये जो है चैप्टर्स को हम लोगों ने काफी सारे पोर्शंस को कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर मैं आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल के कारण एनर्जी, कंडक्टर के कारण एनर्जी, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब तमाम सारी चीजें हमने यही चैप्टर में किए हैं। तो वो सब करते करते ये जो चैप्टर लेक्चर नंबर 10 तक पहुंच चुके थे और लेक्चर नंबर 10 को हमने काफी अच्छे तरीके से, यानी कि 1 से लेकर 10 तक काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हमने डिस्कस। हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 10 से और ये आज है लेक्चर नंबर 12। तो ऐसे अगर देखा जाए तो कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 3 है, यानी कि हम इसमें अगर कैपेसिटर की मेन बात करें तो लेक्चर नंबर 3 है और अगर पूरे चैप्टर की बात करें तो वो लेक्चर नंबर आज 12 है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो आज हम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज लेकर आए हैं, क्योंकि वो जेईई मेंस और नीट में और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और वो क्वेश्चन ही नहीं है, वो एक बेस फाउंडेशन है आपको कैपेसिटर्स को समझने के लिए, कैपेसिटर के जानने के लिए और उसमें सवाल को करने के लिए। तो आज का लेक्चर तो मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए। तो चलिए आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको लिए पढ़ाने वाले सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। आपने रजिस्टर के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे होंगे 10th क्लास में। पता है आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 तीन जो है कॉम्बिनेशन सीरीज में रहते थे, तो उसको हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख देते थे। और पैरेलल में होता था तो कैसे लिखते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या इसी तरीके से लिखते थे। अब कैपेसिटर में क्या होता है, क्या यही फॉर्मूला होता है या फिर यह दूसरा हो जाता है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग तो ये पढ़ेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि शायद ये एक रिवॉल्यूशन था, ये एक रिवॉल्यूशन था आपके कैपेसिटर की सर्किट थ्योरी में। कौन सा? किरचॉफ्स लॉ फॉर कैपेसिटर। और एक बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत आसान सा एक टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम अगर टाइम आज बचेगा तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज कराएंगे, अगर टाइम नहीं बचा तो हम ये दोनों तो कराएंगे ही कराएंगे। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर देखने से मैं ये एश्योर कर दूंगा कि आप जो है कोई सा भी एग्जाम्स हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेईई का हो, चाहे बोर्ड का हो, अब 4 नंबर तो आप सिक्योर करोगे एटलीस्ट। 4 नंबर तो सिक्योर करोगे ही एटलीस्ट। तो यानी कि आज के लेक्चर अगर आपको देखने से 4 मार्क्स अगर सिक्योर हो जाते हैं तो सोचो कितना का रैंक्स आप ऊपर कर लेते हो 4 मार्क्स से, है कि नहीं। तो चलिए हम बिना वक्त गवाए हुए हम आज स्टार्ट करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने 2 कैपेसिटर ले लिया। मान लीजिए हम चाहे तो 3 भी ले सकते हैं और हमने उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी 20 वोल्ट का है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3। तीन कैपेसिटर C1 C2 C। और हम इसका C इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं बेटा? C इक्विवेलेंट। और इसको हमने बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया, वही बैटरी 20। C इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं करने के लिए? अब इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट जो होता है, क्या कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो किया जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशंस में, अगर आपको याद हो सीरीज कॉम्बिनेशंस में कि उसमें करंट जो होता था वो क्या होता था? सेम होता था। करंट क्या होता था बेटा? सेम होता था। अगर आपको ध्यान हो तो 10th क्लास में करंट क्या होता था? सेम। उसी तरीके से इसमें करंट तो है ही नहीं, इसमें क्या? चार्ज। वो होता हुआ करंट, ऐसा मैं नहीं करूँगा नहीं होता है करंट, लेकिन इसमें किसमें बात करते हैं? चार्ज की। इसमें चार्ज क्या होता है? सेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये Q जब जाएगा तो सोचो
इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू, इस तरीके से फ्लो हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि चार्ज जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज सेम एट दी ऑल कैपेसिटर, चार्ज सेम एट दी ऑल कैपेसिटर, वेरी गुड वेरी गुड, ऑल कैपेसिटर, चार्ज सेम एट दी ऑल कैपेसिटर, दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट जिस पे हम काम करें। अब मान लीजिए कि चार्ज जब इस पे क्यू आया तो इस पे प्लस क्यू आया, तो इसमें माइनस क्यू, इससे प्लस क्यू तो इससे माइनस क्यू, इससे प्लस क्यू तो इसमें माइनस क्यू, सेम चार्ज है, ओके। अब चार्ज को आने से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर लिया V1, इस पे V2 और इस पे V3, क्या बात समझ में आया होगा। यानी कि हमारा C इक्विवेलेंट पे चार्ज जो है बेटा वो कितना है, सेम है, यानी कि हमने क्यों मान लिया। अच्छा, ये फिगर 1, ये फिगर 2, फिगर देखा है, फिगर 1 और फिगर 2, हमने दो फिगर ले लिया। अब फ्रॉम फिगर 1 से, फ्रॉम फिगर 1 से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, Q1 अपॉन में C1 लिखेंगे, बताओ। क्या उसी तरीके से V2 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे बेटा, Q1 नहीं QC, सॉरी, Q अपॉन में C2, क्या उसी तरीके से V3 इज इक्वल टू में लिख सकते हैं Q अपॉन में C3, क्या बहुत ही आसान मेथड है। उसी तरीके से फ्रॉम फिगर 2 की अगर बात करें बेटा, फ्रॉम फिगर 2 की बात करें, फ्रॉम फिगर 2 की बात करें, तो फ्रॉम फिगर 2 में भी अगर आप देखोगे तो आप लिख सकते हो Q अपॉन में C इक्विवेलेंट, क्या गलती बताओ, कोई मिस्टेक्स नहीं। अब तुमको ये भी पता है कि ये जो सम जो होगा ना V2 V3 का, वो जो होगा V के बराबर होगा, है कि नहीं। क्यों बराबर होगा भैया, क्योंकि अरे भाई इसी में से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो भी पोटेंशियल है वो इसी में से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी का ड्रॉप है, इससे ज्यादा तो ड्रॉप कर नहीं सकता है। मान लीजिए कि 20 वोल्ट है तो तुम क्या 30 वोल्ट को ड्रॉपिंग कर लोगे क्या, ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। इसका मतलब इसी का डिस्ट्रीब्यूटेड कर लेगा, अपना ड्रॉपिंग कर लेता है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस में V3। अब V1 कितना है बताओ बेटा, पहले यहाँ पे V कितना है, हम यहाँ से ऐसे करते हैं, तो V को हमने लिखा है Q अपॉन में C इक्विवेलेंट, लिखा है कि नहीं लिखा है बेटा। चलो V1 कितना हो जाएगा, Q अपॉन में C1 प्लस में V2 कितना हो जाएगा, Q अपॉन में C2, उसी तरीके से V3 कितना हो जाएगा, Q अपॉन में C3। आपको तो आइडिया तो लग ही गया होगा, आपको आइडिया तो लग गया होगा कि अच्छा कुछ गड़बड़ है इसमें, गड़बड़ है क्या, क्यू कट गया, यही गड़बड़, क्यू क्या हो गया, कट गया। तो जब क्यू कट गया तो 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, देखो कितना आसान सा है ना, 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3, ये हो गया 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। ओहो, इसका मतलब कि अगर कैपेसिटर सीरीज में रहे, सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट है, सीरीज का कॉन्सेप्ट है कि आपको चार्ज जो है सारे कैपेसिटर पे सेम मिलेंगे, आपको सारे कैपेसिटर पे क्या मिलेंगे, सेम चार्ज मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर सारे कैपेसिटर पे चार्ज सेम मिलेंगे और कैपेसिटर जो है सीरीज में ऐड होंगे तो उसका C इक्विवेलेंट थोड़ा सा उल्टा होता है, किससे, रेजिस्टेंस वाला से। आपने रेजिस्टेंस देखा होगा पैरेलल में, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, वो चीजें यहाँ पे सीरीज में मिल रही है। इस पे और भी चर्चा कर रहे हैं, अगर आप इसको नोट कर लेते हैं तो नोट कर लीजिए एक बार आराम से। कर लिया तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, नोट कर लिया तो चलिए, यानी कि हमारे पास सीरीज के लिए जो मिल गया इक्वेशन 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3, ये मिल चुका है। जैसे कि अगर आपके पास दो कैपेसिटर हो, कितना कैपेसिटर हो, दो कैपेसिटर, कई लोग ना जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि कैपेसिटर मिस्टेक्स मैं जानता हूं, मैं खुद कर देता हूं। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे ना सीरीज में है तो C1 प्लस C2 लगा दिया, वो नहीं, वो जानते हैं फॉर्मूला, जानते हैं कि 1 अपॉन में C1 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में क्या होना चाहिए, C2। लेकिन जब इतना दिमाग पे प्रेशर बनता है ना पढ़ाई करते टाइम, तो दिमाग पगला जाता है, तो वो जल्दी जल्दी में C1 प्लस C2 कर देते हैं। तो जल्दी जल्दी में C1 प्लस C2 करोगे तो जाओगे, है कि नहीं। यही तो टेंशन करना है, इसे कैपेसिटर में यही तो टेंशन करना है, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है।
तो जल्दीबाजी नहीं करोगे, जल्दी करोगे और जल्दीबाजी नहीं करोगे, ठीक है। तो इसमें जो है 1/c इक्विवेलेंट कितना बनेगा, 1/c इक्विवेलेंट, तो 1/c1 प्लस 1/c2। अगर आप इसको देखोगे तो c1 इंटू में c2, ये हो जाएगा c2 प्लस में c1, तो 1/c इक्विवेलेंट। भाई उल्टा भी करना होता है, ये 1/c इक्विवेलेंट निकालना है कि c इक्विवेलेंट निकालना है, c इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो c इक्विवेलेंट क्या करोगे, इसको तो कर दोगे उल्टा, c1 इंटू में c2 अपन में c1 प्लस में c2। अब एक चीज मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ कि अगर दो कैपेसिटर हो, कितने कैपेसिटर, अगर दो कैपेसिटर हो, कितने कैपेसिटर बेटा, अगर दो कैपेसिटर हो तो दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाई में दोनों का सम जो होता है वो हमें क्या देता है, सी इक्विवेलेंट। कितनी कैपेसिटर के लिए ऐसा करना है, अगर सिर्फ दो हो, इसको रट लो, अपने जीवन में बिल्कुल बैठा लो, अपने जीवन में बैठा लो कि अगर हमको दो कैपेसिटर मिलेंगे, चाहे दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो भी मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे जीवन में दो कैपेसिटर मिलते हैं पैरेलल सीरीज में, देखो गलती हुई ना, सीरीज में, तब उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए c1 इंटू में c2 अपन में c1 प्लस में c2 हम लोग कर लेते हैं। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि टाइम सेविंग करता है। जब आप इसमें जाओगे तो आप, हो सकता है कि आपको एलसीएम उलसीएम लेने में बहुत परेशानी हो, अब जिंदगी आपकी कष्ट हो सकती है जिंदगी में, तो ये सबसे अच्छा ये है फॉलो करो। कितने कैपेसिटी, दो कैपेसिटी। अब तुम सोचो कि आप 3 के लिए लगा सकते हैं कि ऊपर c1 इंटू में c2 इंटू में c3 कर, अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा, आप खुद से कर सकते हो। इसमें दूसरा टर्म्स आएगा c1 प्लस c2 प्लस c3 नहीं है कि नहीं, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, उसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको तो याद ही कर सकते हैं, c1 इंटू में c2 अपन में c1 प्लस में c2। अच्छा, अगर देखो इफ n इक्वल कैपेसिटर, इक्वल की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या होगा भाई कि अगर आपको बहुत सारे कैपेसिटर, मान लीजिए n कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर है, n कैपेसिटर, n का मतलब 10 20 30 40 50 कुछ भी हो सकता है। तो अगर n कैपेसिटर हो तो 1/c इक्विवेलेंट कितना करोगे, कैसे निकालोगे, 1/c1 सॉरी इक्वल 1/c प्लस 1/c प्लस डॉट 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 1/c, क्या ऐसे कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। अगर मैं आप इजाजत दो तो मैं ऊपर से हटाता हूं, आप नोट कर लो, नोट कर लिया आपने, चलो। तो अगर ऐसी बात है तो क्या हम 1/c इक्विवेलेंट के लिए हम लिख सकते हैं, कितने हैं ऐसे टोटल n, तो n/c, तो c इक्विवेलेंट के लिए कितना हो जाएगा, c/n। तो इसका मतलब कि अगर आप n कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर, n कैपेसिटर इक्वल है तो आप c/n कर दो, c इक्विवेलेंट निकल आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर लगा हुआ है, तो बताओ कैलकुलेट करने जाओगे या फिर डायरेक्ट मार दोगे, कैलकुलेट करने जाओगे या फिर डायरेक्ट मार दोगे, कितना 10 इक्वल है, n की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 10, तो 10/2 ये आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। अब मैं बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे 10 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे कितने लगे हुए 10 कैपेसिटर, ऐसे ऐसे टोटल 10 कैपेसिटर लगे हुए, 10 कैपेसिटर, और 10 माइक्रोफैराड का सब है, 10 माइक्रोफैराड, तो कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तुम्हें आया कि नहीं आया बात समझिए, ऐसा नहीं, इसके लिए भी काम कर जाएगा। तुम सोचो कि इक्वल है, दो कैपेसिटर है, इक्वल है, देखो 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 और देखो देखो, ये कि c का स्क्वायर अपॉन में 2c हो गया, एक कट गया, c/2 आया कि नहीं। मैं ये जानता हूँ कोई ये हार्ड नहीं, इसमें कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, और इसमें कोई वो ही बड़ी कोई थ्योरी भी नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि आप अपने काम को आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन था, दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तो मस्त है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपको थोड़ा राहत दे सकती है। जैसे हमने मान लिया कि C1 ले लिया, और हमने एक मान लिया कि C2 ले लिया, और हमने एक मान लिया कि C3 ले लिया। ठीक है, ठीक है यार, ठीक है क्या, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने कर लिया, इसमें एक बैटरी लगा देंगे उसी तरीके से जैसे हम लगाते थे C1 C2 C3। अब इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक C इक्विवेलेंट बना लेंगे। तो C इक्विवेलेंट बना लिया, C इक्विवेलेंट अपोन में क्या, सॉरी V, एक V बैटरी ले लिया। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट कहता है, इसमें कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई दो कैपेसिटर या फिर तीन कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। कनेक्टिविटी को भी देखो कॉमन है, दोनों देखो कॉमन जुड़े हुए हैं, और पोटेंशियल भी क्या है, सेम। तो ऐसे कनेक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस। अब जैसे कि मैं कनेक्शंस को भी देखा करो, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि एक जो है कैपेसिटर है ऐसे, और एक कैपेसिटर है ऐसे, और एक कैपेसिटर है ऐसे। मान लेते हैं कि आप दूसरा कैपेसिटर ऐसे, मतलब इसको 1, इसको 2, इसको 3। अब तुम बताओ क्या 1 और 2 है पैरेलल? 1 और 2 है पैरेलल? नहीं है, 1 और 2 पैरेलल नहीं है। अब सोच कर देखो कि इन दोनों का कनेक्शन को देखो तो ये दोनों तो कॉमन है, लेकिन बट ऊपर को भी तो देखो। अब इसको कई बार लोग पैरेलल मान लेते हैं और सॉल्व करने लग जाते हैं, तो वो मिस्टेक्स हो जाते है कि नहीं। तो यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए ये जरूरी है कि आपको ये भी होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन अगर है, अगर तो मस्त है, पैरेलल है, और अगर कॉमन अगर नहीं है तो पैरेलल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक कैपेसिटर में ऐसे दे देता, और मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर ऐसे दे देता, सॉरी रेजिस्टेंस बना रहा था, एक कैपेसिटर ऐसे दे देता। अब जो है एक कनेक्टिविटी मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे, और यहाँ पर ऐसे। अब तुमसे मैं बोलता क्या ये 1 और 2 क्या है पैरेलल? 1 और 2 है क्या पैरेलल? पक्का बोलते पैरेलल है कि नहीं, क्या बोलते, पक्का बोलते पैरेलल है। और मैं बोलता कि क्या ये दोनों हैं पैरेलल, ये दोनों के दोनों, तो बोलते कि नहीं पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इसका एक तो कॉमन है, दूसरा कॉमन नहीं। लेकिन क्या ये दोनों और ये क्या दो पैरेलल बन जाएंगे? तो पक्का पैरेलल बन जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है पैरेलल मेथड, मतलब पैरेलल देखने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप दोनों का कनेक्टिविटी को देखिए और दोनों का पोटेंशियल। तो कनेक्टिविटी कॉमन है तो पोटेंशियल भी कॉमन रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियस बात है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब मैं इसको हटा दूँ। अब चीजों को आप समझिए कि पोटेंशियल सेम है तो चार्ज लेकिन अलग अलग होगा। मान लीजिए Q गया यहाँ से, तो इस पे चला जाएगा Q1, इस पे Q2 और इसको Q3, जैसे उसमें करंट में करते थे। तो प्लस में Q1 माइनस में Q1, प्लस में Q2 माइनस में Q2, प्लस में Q3 और माइनस में Q3। और ये सर्किट में अपना Q गया है तो ये प्लस में Q और ये माइनस में, प्लस में Q और माइनस में Q। अब यहाँ से अगर हम देखें सबके अक्रॉस तो पोटेंशियल कितना है, V ही है, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप Q1 को लिखना चाहे तो क्या लिखोगे, C1 इंटू में V। उसी तरह से Q2 को लिखना चाहे तो क्या लिखना चाहोगे, C2 इंटू में V। उसी तरह से Q3 को लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, C3 इंटू में V। और इधर से अगर Q को लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, C इंटू में V, C इक्विवेलेंट इंटू में V, C इक्विवेलेंट इंटू में। क्या बोलो, आ गया समझ में, C इक्विवेलेंट इंटू V। अब बाई चार्ज कंजर्वेशन, बाई चार्ज कंजर्वेशन, तुम बताओ चार्ज कंजर्वेशन से क्या लिख सकते हैं कि चार्ज जो है ये Q जाएगा वो Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 हो जाएगा, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 हो जाएगा। अच्छा, Q की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू में V, और यहाँ Q1 की जगह पर क्या रख सकते हैं, C1 V1 प्लस में C2 V2 प्लस में C3 V3। और यहाँ से क्या अपना कट जाएगा, कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, सॉरी ये V1 V2 तो यार गड़बड़ लिख दिया ना हम लोगों ने, तो V भी कट जाएगा, यहाँ से V भी कट जाएगा। तो C इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा
C1 प्लस में C2 प्लस में C3। कितना आसान है ना, कितना आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। तो आपने पैरेलल कॉम्बिनेशंस का भी देख लिया और सीरीज कॉम्बिनेशंस का भी देख लिया। आप नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया। चलो मैं हटा दूं इसको, हटा देता हूं। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस वाला पैरेलल में आ गया और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कहां चला गया बेटा, सीरीज में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। किसके लिए, कॉम्बिनेशंस में बेसिक डिफरेंस आ जाती है। अब इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने n कैपेसिटर आपको लगाना है पैरेलल में और वो सबके सब क्या है, कॉमन है। जैसे मान लीजिए कि n कैपेसिटर हमने दे दिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे कैपेसिटर दे दिया, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C इक्वल कैपेसिटर C। तो C प्लस C प्लस C प्लस C, ये हो जाए कितना, N C। तो C इक्विवेलेंट जो होता है N डॉट में C। तो ये तो बेसिक चीजें आप खुद से भी जानते हो, ये सब चीजें है कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल में रहता है। तो ये हमारा था। अब जैसे कि इसमें अगर आपको ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, अगर आपको ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लगाना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन काम आएगा बेटा बताओ, सीरीज की पैरेलल, तो पैरेलल आएगी। कौन सा आएगा, पैरेलल आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा होता है। और अगर आपको कम कैपेसिटर चाहिए, कम कैपेसिटेंस चाहिए और अगर आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर है तो आप उसको क्या करो कि आप उसको ऐड कर दो किसमें, सीरीज में। सीरीज में अगर आप उसको ऐड करोगे तो ऑब्वियस बात है कि उसमें कम कैपेसिटेंस मिलेगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। मैं बहुत बेसिक सवाल मैं उठाने वाला हूं जिसमें आपको हम सिखाएंगे कि कैसे चार्ज निकाला जाता है और कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है और कैसे एनर्जी निकाली जाती है। तो हम आपको तीनों स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी क्या करें, पढ़ने का इच्छा ना करे। तुम लोग को पढ़ने की इच्छा तो नहीं करता होगा, कि करता है यार, हम लोग को तो बिल्कुल नहीं करता था यार। तुम लोग करता है क्या पढ़ने की इच्छा, क्या करे सर, पढ़ने की इच्छा तो नहीं करता लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना। कब तक आराम करें, कब तक यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल करते रहे, वीडियो आते हैं सर आपका वीडियो देखने और रास्ते में पता नहीं किसका किसका वीडियो मिल जाता है, पता ही नहीं चलता है कब वीडियो देख लिए कब वीडियो नहीं देखे, बहुत मुश्किल है सर। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा कि इस पे 3 माइक्रोफैराड का है और इस पे जो है 6 माइक्रोफैराड का, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया, जानते हो कितना वोल्ट की बैटरी से, हमने इसको कनेक्ट कर दिया कितना कह रहे बताओ, 10 वोल्ट की बैटरी से। अब देखो 2-3 बात सिंपल सा मैं पूछ रहा हूँ, ज्यादा कोई टफ नहीं पूछ रहा हूँ। सबसे पहला है ना कि C इक्विवेलेंट निकालो, तो 2 कैपेसिटर है, C इक्विवेलेंट निकालना कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 इंटू में 6 अपॉन में 3 प्लस में 6, तो कितना हो जाएगा 18/9 यानी कि 2 माइक्रोफैराड। आई होप कि आप लोगों ने ऐसे भी किया होगा और आपका आंसर भी ऐसे आया होगा। दूसरा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, अब ये कैसे निकालोगे बताओ, बोलो भैया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कैसे निकालोगे बताओ तुम लोग, है आसान या फिर मैं बता दूं? सर आप ही बताओ क्योंकि बोर्ड पर तो आप ही हो ना। तो चार्ज जो है Q इक्वल टू में लिखूंगा C इक्विवेलेंट इंटू में B, क्योंकि सीरीज में है तो सेम चार्ज आएगा, सेम चार्ज फ्लो करेगा, तो प्लस Q माइनस Q आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट कितना है 2 माइक्रोफैराड और हमारे पास वोल्ट कितना है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट ये हो जाएगा कितना 20 माइक्रो कूलम, ठीक है। ईच कैपेसिटर मतलब सेम ही हो जाएगा। अब तीसरा मैं पूछ रहा हूं आपसे कि पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर या फिर पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच कैपेसिटर। तो ये कैसे निकालोगे, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बोलो बोलो बोलो। नहीं बोल रहे हो, नहीं बोलोगे, मैं ही बोलूं? देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जैसे कि आप इसको V1 मान लीजिए कि भैया इसमें V1 है, इसमें V2 है, तो V1 कैसे निकालोगे? Q अपन में C, सिंपल C1। तो चार्ज कितना है 20 माइक्रोकूलम और C1 कितना है 3 माइक्रोकूलम से 3 माइक्रोफैराड। तो ये कट गया तो ये हो जाएगा 20 अपन में 3 वोल्ट। उस तरीके से अगर आप V2 बोलोगे तो ये हो जाएगा Q अपन में C2। तो Q कितना है अपना 20 माइक्रोकूलम और C2 कितना है अपने पास 6 माइक्रोफैराड। यहाँ माइक्रो माइक्रो कट गया तो 20/6 यानी कि 10/3 वोल्ट। बताओ आ गया समझ में? ये हो गया। अब मैं बोलूँ कि क्या बोलूँ, और कुछ निकाला जा सकता है, और कुछ निकाला जा सकता है। देखो फोर्थ में मैं बोलूँ, नोट कर रहे हो ना साथ साथ में, खुद से भी करो साथ साथ में, क्या नोट करना। फोर्थ में मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी इन ईच कैपेसिटर, एनर्जी इन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर। तो निकाल के बताओगे क्या? तब तक मैं इसको हटा देता हूँ, तब तक तुम निकालो, तब तक मैं इसको हटा देता हूँ बोर्ड पर से, थोड़ा बहुत स्पेस बन जाएगी। चलो तो एनर्जी इन ईच कैपेसिटर निकालना है, एनर्जी इन ईच कैपेसिटर निकालो। बहुत बेसिक सा सवाल करो, बोर्ड वाले बच्चों के लिए किया हूँ, अभी कराऊंगा अच्छा अच्छा सवाल। एनर्जी इन ईच कैपेसिटर के लिए क्या करूंगा, तो एनर्जी इक्वल टू में क्या होता है, एनर्जी हम E1 मान लेते हैं पहला वाला के लिए, हाफ इंटू में CV का स्क्वायर, है कि नहीं। अब CV कितना था वो मैंने तो मिटा दिया, एक काम करते हैं Q स्क्वायर अपन में 2C लिख देते हैं, Q स्क्वायर अपन में 2C1। तो Q कितना है हमारे पास, Q जो है 20 माइक्रो कूलम का होल स्क्वायर है, अपन में 2 इंटू में C1 कितना हो जाएगा बेटा 3 माइक्रो फैराड है। यहाँ पर से अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 400 और ये माइक्रो का स्क्वायर इंटू में कूलम का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 3 माइक्रो फैराड। एक माइक्रो एक कट गया, इसकी यूनिट जो है माइक्रो में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा 200 बाई में 3 माइक्रो जूल, है कि नहीं। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि सेकंड वाला में तो आप खुद निकाल सकते हो, है कि नहीं, बहुत आसान है, सेकंड वाला आप खुद निकाल सकते हो। और अगर मैं बोलूँ आपको कि टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, चलिए E2 भी मैं निकाल ही देता हूँ। E2 जो है वो कितना हो जाएगा Q का स्क्वायर अपन में 2C2, Q का स्क्वायर कितना है, Q का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारे पास 20 का वही वाला है, 20 का स्क्वायर अपन 2 इंटू में C2 कितना है अपना 6, यहाँ पर हो जाएगा 400 अपन 200 बाई में 6 माइक्रो जूल। और अगर आप चाहो तो इसको ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करके टोटल एनर्जी भी निकाला जा सकता है। ओके, ऐड करके क्या निकाला जा सकता है, टोटल एनर्जी। तो बहुत ही सिंपल मैनर में मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे निकाला जाता है एनर्जी, कैसे चार्ज निकाला जाता है, कैसे कैपेसिटेंस निकाली जाती है, तो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए नोट कर लीजिए, अगले हम सवाल पे हम मूव करते हैं। इसको हटाता हूँ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो पैरेलल पे ले लूंगा, फिर उसके बाद कंबाइंड करूंगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर जो है 2 माइक्रोफैराड का और दूसरा कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का, दूसरा जो है 6 माइक्रोफैराड का, और उसको मैंने कर दिया कनेक्ट किससे 10 वोल्ट की बैटरी से। सेम सवाल है कि पहला कि C की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, C की वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस में 6 8 माइक्रोफैराड, बहुत ही आसान। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईच कैपेसिटर, बताओ कितना हो जाएगा, बहुत ही बेसिक सवाल है। कैपेसिटर कितना हो जाएगा, ईच कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताओ 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में है। तीसरा
हमें निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर के लिए हम एक को C1 बोल देते हैं, Q1 बोल देते हैं, और एक को क्या बोल देते हैं, Q2। तो ये थोड़ा राहत का काम हो जाएगा। Q1 मतलब सेम चार्ज रहते हैं, अपोजिट नेचर। तो अगर Q1 निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे, बोलो क्या करोगे? C इंटू में B, C इंटू में B नहीं, C इंटू में B, तो Q1 है तो C1 कर देता हूं। अब C1 जो है कितना है, 2 माइक्रोफैराड, और B कितना है, 10। ये हो जाएगा कितना, 20 माइक्रो कूलम। उस तरीके से अगर Q2 अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैराड, और इंटू में 10, ये हो जाएगा 60 माइक्रो कूलम। ये बहुत ही आसान सवाल है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम इसको नीट के सवाल और कुछ जेईई के सवाल हम लोग देख लेंगे, और फिर इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नीट का सवाल देख लेते हैं कैसे क्या किया जाता है नीट के सवालों में। तो एक नीट का सवाल हम लोग कर लेते हैं, और आप लोग देखिए बोर्ड पर आपके सामने सवाल आते हैं एज यूजुअल, जैसा हम लोग जानते हैं कि बोर्ड पे हम सवाल ऐसे दे देते हैं। ये नीट जो है 2007 का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 2 कंडेंसर मतलब होता है कैपेसिटर, one of capacity C and other of capacity C/2 are connected to a B volt battery as shown in the figure. The work done in charging fully both the condenser. तो कितना वर्क डन होगा 2 कैपेसिटर को चार्ज करने में? B वोल्ट की बैटरी है, एक है अपना C और दूसरा है अपना C/2। अब पहले तो ये बताओ कि C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे कि सर ये तो पैरेलल में है, और पैरेलल में बहुत आसान फॉर्मूला लगता है 3C/2। तुमको देख के अचानक से नहीं लगता अरे यार सर गलत कर दिए, 1/C+1/C/2 करना था, लगता है ना, क्योंकि पैरेलल में है, ऐसा होता है। अरे तुम लोग को मैं जानता हूँ यार। तो C प्लस में C/2, 3C/2। चलो एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी हाफ इंटू में CV का स्क्वायर, C इक्विवेलेंट, तो हाफ इंटू में C इक्विवेलेंट कितना, 3C/2 इंटू में B का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3/4CV का स्क्वायर। जितना एनर्जी इसमें स्टोर हुआ, क्या वही एनर्जी वर्क डन हो रहा है, उस पर बस हो गया 3/4CV का स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी अलग है, वर्क डन बाय बैटरी पूछता ना तो कुछ और होगा, क्योंकि उसमें हीट भी लॉस होगी। वर्क डन बाय बैटरी अगर पूछता तो कुछ और होता, क्योंकि उसमें हीट भी लॉस होगी। सिर्फ वर्क डन पूछा, उसमें क्या पूछा, सिर्फ वर्क डन। तो मान के चलेंगे वर्क डन जो है, इसमें एनर्जी जो स्टोर हुआ वही हुआ वर्क डन हमारा। नोट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक और सवाल को कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए तो एक और सवाल हम लोग कर रहे हैं, और वो सवाल जो है नीट 2015 में आ चुका है। नीट पहले जो भी थे, नीट थे या फिर जो भी थे, उसमें आ चुका है वो सवाल। तो वो सवाल को हम लोग कर लेते हैं। सो 2005 में लिखा हुआ है, इन नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू C1 इक्वल टू C, C2 इक्वल टू 2C, C3 इक्वल टू 3C और C4 इक्वल टू 4C are connected to a battery as shown in figure. The ratio of the charges C2 and C4. तो मैं एक बार सर्किट को बना लेता हूं, उसके बाद जो है हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या है यहाँ पर कि कुछ कैपेसिटर इस तरीके से लगे हुए, खुद से करने की कोशिश करो, फिर तो मैं बताऊंगा ही। और यहाँ पर B वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है। तो ये C1 हो गया, ये C2 और ये C3 और ये C4। लेकिन सबकी खासियत क्या है कि ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो देखो इस वाले सेगमेंट में अगर आप देखोगे ऊपर वाला में तो सेम चार्ज आएंगे,
क्यों? क्योंकि ऊपर वाला सेगमेंट क्या है, दो सब सीरीज में। और अगर मैं ए और बी बोलूं तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? बी वोल्ट। ये भी क्लियर है। तो अगर हम ऊपर वाले सेगमेंट में चार्ज निकाल लें और नीचे वाला सेगमेंट में तो चार्ज बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, जैसे Q4 अगर तुम बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 4C इंटू में V, 4C इंटू में V। लेकिन ऊपर वाला सेगमेंट में थोड़ा सा C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाला सेगमेंट, थोड़ा सा गला चौक हो जा रहा है मेरा, तो ऊपर वाला सेगमेंट में तो अपर सेगमेंट में C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C। अगर यहाँ से देखो तो 1/C को ऐसे कॉमन लेता हूँ तो जो 1/1/2 प्लस 1/3, इसको क्या कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम तुम्हें आता है कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 3 9 11 बाई में 6C। और यहाँ पर ये तो 1/C इक्विवेलेंट है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा? C इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना? 6C/11। और चार्ज कितना हो जाएगा अपर सेगमेंट पे? चार्ज हो जाएगा 6C/11B, ये हो जाएगा चार्ज। अगर आप रेशियो देखोगे तो ये इसको Q2 बोल देता हूँ, है ना। ऐसे तो Q1 Q2 Q3 सेम हो जाएगा, लेकिन मुझे Q2 की जरूरत है तो मैं Q2 बोल रहा हूँ। तो Q2 इजिकल टू में क्या कितना हो जाएगा? Q2/Q4 कितना हो जाएगा? Q2 हो जाएगा 6C/11 और ये हो जाएगा 4CB। CB कट गया, ये 2 ये 3, ये हो जाएगा 3/22। जो भी आंसर आ जाए आप कर लेना। हो सकता है कि मेरे से पहले आपका आंसर आ गया हो, तो आप देख लेना कि मेरा आंसर आपका आंसर मैच किया या नहीं किया। ठीक है, तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाता हूँ। क्यों? आगे का एक सवाल और करते हैं, 1-2 सवाल और करेंगे नीट और जेई का। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सब बेसिक है। आपको नीट में ऐसे सवाल दिए जाते हैं, जेई मेंस में भी ऐसे सवाल दिए जाते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन इसमें मैच कर गया कौन सा? सेकंड वाला ऑप्शन। सेकंड वाला ऑप्शन क्या कर गया? मैच कर गया। चलिए तो एक हम लोग जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं। जेई 2020 में आ चुका है, आपके सामने बोर्ड पर है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द टोटल चार्ज इज 750 माइक्रोकूलम एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C2 is 20 volt, then the charge on capacitor C2। ऑप्शन पूछ रहा है कई सारे, तो एक काम करते हैं कि थोड़ा बहुत इसको फोटो को मैं बना लेता हूँ बोर्ड पर, तो इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो क्या यही सवाल था आप लोग के सामने जो आपने बोर्ड पर देखा? सॉरी, आपने जो अभी क्लिप में देखा ना, क्वेश्चंस क्या यही थे। अब C2 निकालने हैं, सिंपल। तो खुद से ट्राई करो, क्या करो, मैं तब तक वेट करता हूँ। 1 2 3 4 5 चलो। तो कैसे करें? हम ये जानते हैं कि सबका चार्ज जो है टोटल कितना होना चाहिए? 750। अब तुम सोचो कि यहाँ से भी 750 का ही होगी, तो कुछ ऊपर चार्ज चला गया, कुछ नीचे। मान लीजिए ऊपर Q1 गया, नीचे Q2। तो हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन ये बात तो जरूर मालूम है कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे गया कितना? 20 वोल्ट। वो तो देख रखा 20 वोल्ट। तो Q1 प्लस में Q2 जो है वो 750 के इक्वल होना चाहिए। Q1 जो है वो कितना होना चाहिए? 20 इंटू में C2 है या फिर C है, जो भी है, प्लस में इसका कितना हो जाए? 20 इंटू में 8 इजिकल टू 750 माइक्रो फ्राड। ये सब माइक्रो में कटेगा, है ना। अभी तो मैं माइक्रो में लिख रहा हूँ। अब जो है यहाँ पर 20 C2 इजिकल टू में 750 माइनस में 160, तो C2 इजिकल टू में 750 माइनस 160 डिवाइडेड बाई में 20। इसको सॉल्व करने के बाद देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बस वही आपका फाइनल आंसर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे सवाल काफी सारे ऐसे बनते हैं, आपको एनर्जी भी। अब मैं पूछूं कि इसमें ऐसे सवाल करता है कि भाई ऐसा देता, मैं बोलता है कि इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस क्या है, तो क्या बोलते हैं?
भाई पहले तो ये निकाल लेता, चार्ज निकालता कि हाफ सी वी का स्क्वायर उसमें और हाफ सी वी का स्क्वायर कितना है, फिर दोनों का डिफरेंस करता। तो बेसिक अगर आते हैं तो ऐसे बेसिक सवाल करने में कोई बड़ी बात नहीं। देखो जेई 2020 में भी आ चुके हैं ऐसे, जेई मेंस में काफी इजी सवाल आते हैं। आप नीट का लेवल को देखोगे, जेई मेंस का लेवल को देखो, काफी इजी है, कोई डिफरेंस नहीं, मस्त मजे करो, कोई टेंशन नहीं है यार। इतना क्या फ्रस्ट्रेशन लेके पढ़ना कि जेई का है सवाल, ये का है। कॉन्सेप्ट सीखो, क्या सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो। अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आने लग गए ना तो आप क्वेश्चन को घुमाओ। अब मैं है जो इसमें कुछ आगे की चीजों को चर्चा कर देता हूँ। आगे की चर्चा क्या है जो देख लेते हैं। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, किरचॉफ्स लॉ। एक है साइंटिस्ट किरचॉफ्स नाम का, उन्होंने कुछ 2 लॉ बनाए। वो बेसिकली ये लॉ जो है ज्यादा पॉपुलर तो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन यहाँ पर भी कई सारे सवाल ऐसे दिए जाते हैं। और रियल जो फीलिंग है किरचॉफ्स लॉ का, चाहे वो फर्स्ट लॉ है या फिर सेकंड लॉ, 2 ही लॉ बने, उसका रियल फीलिंग तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही आएगा। और मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ कि ये जो टॉपिक है, यहाँ से बाद की जो टॉपिक है या फिर पूरे के पूरे कैपेसिटर जो है, यानी कि लेक्चर नंबर 10 से वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ा जाए तो जीवन का आनंद मिलेगा। तो रियल अगर फीलिंग लेना है तो, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को स्किप करूंगा, मैं डायरेक्ट चर्चा करूंगा किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो डोंट वरी, आपको ऐसा ना लगे कि अरे यार ये तो सर ने यार बीच में ले लेकर डुबा दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एनसीईआरटी को तो A to Z पोर्शन को कवर कर ही दूंगा, जेई मेंस नीट का भी कवर कर दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे और भी सवाल हैं जो जेई नीट और मेंस को हटा कर कहीं और पूछे जा सकते हैं। तो वैसे वैसे सवालों को डीपली चर्चा जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी करने के बाद ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। ऐसे भी आरसी सर्किट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा, तो आरसी सर्किट मेन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा, तो वहां आपको और भी चीजें समझ में आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो आप डोंट वरी, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर की पूरी लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद आप करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर दोनों के सवाल मस्त करने लग जाएंगे। तो आप ये चिंता ना करें। अगर आपको ऐसे सवाल कभी मिल जाते हैं कि अरे यार सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं, तो उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं। आप हमारे डॉट काउंटर में भी, यानी कि टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के भी आप सवाल का आंसर पा सकते हैं, या फिर आप हमें rcp/ck@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको जवाब दे देंगे। तो आपको क्वेश्चंस के डॉट पूछने के लिए हम हर जगह पे अवेलेबल हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी चीज़ों को डील कर रहे हो, है कि नहीं। लेकिन ये एश्योर रहिए कि आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं हो जाएगा, सब सीक्वेंस में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं किरचॉफ्स लॉ पर। किस पे चलते हैं? किरचॉफ्स लॉ पे। इसके 2 लॉ बनाए गए। पहला बात कि ये लॉ बनाया क्यों गया, टू डिटरमाइन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस और या फिर ऑन द कैपेसिटर। ये क्यों लॉ को बनाया गया? ये लॉ को बनाया गया कि चार्ज भी निकाला जा सकता है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाला जा सकता है, इसके बिना भी काम चल सकता था। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था कि उसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा था कुछ अल्टरनेटिव मेथड से करने में। लेकिन जब इस मेथड को जब लगाया गया तो देखा गया कि काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। अब इस सेम टू सेम हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, वो करंट के। फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ। क्या बोलते हैं फर्स्ट लॉ को? जंक्शन लॉ, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये कहता क्या, पहले आप इसको समझिए कि अगर मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है और तीसरा कैपेसिटर। मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग कहाँ करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें Q1 अगर जाएगा इस तरीके से, अब ऑब्वियस बात है कि इस पर प्लस Q1 आया है तो कहीं ना कहीं घूम के आया होगा, इसमें माइनस Q1 आया है तो इसमें चार्ज ऐसे Q1 बाहर की तरफ गया होगा। अब हो सकता है कि यहाँ पर Q2 चला जाए तो इस पर प्लस Q2 होगा, और इधर से अगर जाएगा तो माइनस Q2, और ये प्लस
Q3 मान लेते हैं, यहाँ पे प्लस Q3, इधर जाएगा तो माइनस Q3। तुमको क्या लगता है कि इसको बोलते हैं जंक्शन, क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन। जंक्शन पे चार्ज स्टे कर सकता है क्या किसी भी हालात में? सोच कर देखो। वो लोग नहीं सर, नहीं कर सकते। तो नेट चार्ज ऑन जंक्शन कितना हो जाएगा? नेट चार्ज ऑन जंक्शन कितना हो जाएगा? 0। तो यानी Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब कि Q1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस में Q2 प्लस में Q3। सही बात है कि आने वाला चार्ज इज इक्वल टू में जाने वाला चार्ज। अरे आने वाला चार्ज इज इक्वल टू में जाने वाला चार्ज। सिंपल सा है। माइनस क्यों आ रहा है? अगर इस पे साइन रखते तो वहां प्लस आ जाता है कि नहीं? अगर इस पे साइन रखते हैं तो ऑटोमेटिक प्लस आ जाता। तो ऐसे समझे मेन बात कि इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू में आउट गोइंग चार्ज। सिंपल एकदम, बिल्कुल सिंपल। यानी कि Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब तुम लोग हंसोगे, बोलोगे कि सर ये कौन नहीं जानता है। बिल्कुल जानता है सर। दिस इज द बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर दूसरी भाषा में जंक्शन लॉ जो होता है वो बेस्ड ऑन किस पे है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कि एक जंक्शन पे चार्ज रोक ही नहीं सकता है। अगर इधर से अगर आएगा तो उधर की ओर चला जाएगा। इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जाता है। यही था फर्स्ट लॉ कि किसी जंक्शन पे चार्ज स्टे नहीं कर सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कैपेसिटर लिखा। अब यहाँ पर ये C1 है और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये X1 है और यहाँ पर X2 है। पोटेंशियल है। ये क्या है? पोटेंशियल। और ये C2 है, यहाँ पे X3 है और यहाँ पर जो है C3 और यहाँ पर जो है X4। अब इसमें जंक्शन लॉ लिख कर दिखाओ। कैसे लिखोगे तुम लोग? लिख के दिखाओ जंक्शन लॉ कैसे लिखोगे। अब देखो, इसमें जंक्शन लॉ बोलता है कि किसी जंक्शन पे चार्ज जो है स्टे नहीं कर सकता। अब यहां पर एक काम करते हैं कि X2 भूल जाते हैं। मैंने तो X2 लिख दिया है, X2 हम भूल जाते। अब बोलता है क्या कि इस पे पोटेंशियल निकालें कितना हो। तो इसका जंक्शन लॉ लिखने का तरीका है पोटेंशियल निकाला, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दे दे बाकी ये सब चीजें निकालने के लिए बोले। तो मान लेते हैं कि इस पे पोटेंशियल कितना है? X। ये सब X1 X2 X3 ये सब क्या है? पोटेंशियल। तो इस पे अगर आपने पोटेंशियल मान लिया X, तो ये मान लो कि हायर पोटेंशियल पे। किस पे है? सबसे। मान लो कम आना होगा, माइनस आना होगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। मान लो कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है तो इसको तक सारे के सारे चार्ज इधर से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? स्टेप को समझो, कोई जल्दबाजी नहीं करो, स्टेप को समझो। किसी जंक्शन पे अगर आपको जंक्शन लॉ लिखने हैं तो वहां पे पोटेंशियल जो है उसको क्या सबसे मानोगे? सबसे हायर पोटेंशियल मानो। अगर नहीं है फिर भी मानो, नहीं है फिर भी मानो। अब तुम बताओ, इस पे तो सारे चार्ज चले जाएंगे तो इस पे बचेगा क्या? 0। मान लिया। अब ये हो जाएगा Q इक्वल टू क्या होता है? CB। तो X माइनस में X1 इंटू में C1 प्लस X माइनस में X2 सॉरी X3 है ना, X3 इंटू में C2 प्लस में X माइनस में X4 अपॉन में C3 इज इक्वल टू में 0। दिस इज द जंक्शन लॉ इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द जंक्शन लॉ in the terms of, this is junction law in the terms of potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में कैसे जंक्शन लॉ को लिखा जाता है वो हमने आपको सिखा दिया। रियल में देखो चार्ज है, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस V। ये क्या है? CV है। क्या है? CV। मैं मानता हूं कि स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है,
आप खुद से भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। इसकी फुल जानकारी कहाँ पे पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल भी करेंगे, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा करेंगे, इसमें तो एक करेंगे, एक से दो, है कि नहीं। आ गया समझ में। अब चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता था, इस पे तो सवाल बहुत कम देखे गए हैं। सेकंड लॉ में यानी कैपेसिटर के मामले में सेकंड लॉ पे बहुत कम सवाल हैं, लेकिन यही करंट इलेक्ट्रिसिटी में चल जाओ भरे पड़े, उसी पे ही सवाल रहते हैं सेकंड लॉ पर। तो सेकंड लॉ को भी हम लोग देख लेते हैं। ये कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज जीरो। बस ऐसा मान, ये जीरो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे C1 है और यहाँ पर C2 है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से C3, ठीक है। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, जीरो। बहुत सिंपल से लैंग्वेज में, हो सकता है लैंग्वेज कुछ और मॉडिफाइड हो, बट मैंने एक मुद्दा पे बात किया है। अब इसमें जो है B1 है और इसमें जो है B2 है, इसमें जो है B3, यानी कि B1 प्लस में B2 प्लस में B3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब तेरे मन में एक सवाल आया कि सर कोई प्लस और कोई माइनस नहीं हुआ, था होता है, इसमें बड़ा खतरनाक होता है साइन कन्वेंशन फॉर सेकेंड लॉ, जिसको बोला जाता है लूप लॉ। सेकंड क्या बोला जाता है, क्या, लूप लॉ। साइन कन्वेंशन ऑफ सेकंड लॉ, या फिर क्या बोला जाता है, लूप लॉ। कैसे क्या होता है सब पे हम चर्चा करेंगे। लूप मतलब होता है एक चक्कर। लूप मतलब क्या होता है, एक चक्कर। तो मतलब कि अगर आप एक चक्कर घूम गए, चाहे आप क्लॉकवाइज में घूमिए चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज में घूमिए, सबका सम क्या होना चाहिए, जीरो। देखो मैंने क्लॉकवाइज घूमा, V1 V2 V3 ऐसे, फिर उसी पॉइंट पे पहुंच गए। मान लीजिए मैंने यहाँ चला था, तो पहले क्या मिला, V1, फिर दूसरा क्या मिला, V2 प्लस में V3, फिर उसी पॉइंट पर पहुंच गए। सेम पॉइंट पर सेम पॉइंट पे पहुंचने पर सम क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसा नहीं कि रास्ते में B1 प्लस B2 इक्वल टू जीरो कर दे, ऐसा नहीं, सेम पॉइंट पर पहुंचने, क्लोज एक पूरा का पूरा लूप पहुंचने पर क्या हो जाता है, जीरो। तो लूप का मतलब समझ में आ गया होगा, वही सब ये क्लोज। ये लूप का मतलब होता है क्लोज पाथ। सबसे पहली बात क्लोज पाथ देखो मैं आपको बताता हूं कि कितने क्लोज पाथ हो सकते हैं। बताओ क्लोज पाथ कितने हो सकते हैं इसमें, ये बी बैटरी, बताओ कितने क्लोज पाथ हैं। पहला कि आप ऊपर में क्लॉकवाइज घूम जाओ, एक पाथ। दूसरा कि आप इसमें घूम जाओ। तीसरा कि यहां से आपने चला, ये घूमा, ऐसे भी हो सकता है। आपने यहाँ चला, यहाँ घूम गया, तो तीन तीन, ऐसे तो दो नजर आ, लेकिन तीन तीन भी है। कैसे, यहाँ चला, एक तो ये हो गया ऊपर वाला पार्ट। तो आपको हिचकिचाना नहीं है, क्या यार ये आधा वाला सर्किट लूप क्या गलत नहीं हो जाएगा सवाल। तो लूप कंसीडर करने में कोई सा भी एक लूप हो जाएगा जो कि कैसा हो, क्लोज पाथ। तो ये आपको सोचना नहीं है कि ऐसा ना कि मैं बीच में ही रह जाऊंगा, ऐसा कभी सोचना नहीं है। तो लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आता है कि प्लस कैसे डिसाइड करेंगे और माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, वो देखो। इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो जैसे कि मान लेते कि आप मूव कर रहे हो ऐसे, और ये B वोल्ट है, चाहे B1 वोल्ट की बैटरी, मूव कर रहे हो किधर से, हायर से लोअर, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो 10 वोल्ट से जीरो पे आ रहे हो, है ना, 10 वोल्ट से जीरो पर। तो पोटेंशियल कम हुआ कि ज्यादा हुआ,
बोलो बोलो, जब कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ सर, तो कम के लिए क्या कंसीडर कर लेंगे? नेगेटिव। सर अगर मैं मूव करता ऐसे तो इसको मैं क्या कंसीडर करता? इसको प्लस b1 करता। नहीं आना समझ में कि प्लस b1 कौन होगा, माइनस b1 कौन होगा? इसको प्लस करते, क्यों? क्योंकि लोअर से हायर जा रहे हैं। अगर आप लोअर से हायर जाओगे तो प्लस मानना है, और हायर से लोअर आओगे तो नेगेटिव माइनस मानना है। अब देखो कैपेसिटर में कैसे, प्लस Q1 है, समझ गया होगा, माइनस Q1। अब तुम मूव करो ऐसे, तो ये मान लीजिए कि ये V2 है, तो क्या मानोगे V2? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हायर से लोअर, पॉजिटिव, हायर पॉजिटिव प्लेट से लोअर पॉजिटिव प्लेट में जा रहे हो तो नेगेटिव मानोगे। और अगर ये ऐसा होता तो सर क्या करता? माइनस Q1 और प्लस Q2, और तुम मूव करता है ऐसा, तो हम लोग क्या मानते हैं? V2 मानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं प्लस का V2। क्यों प्लस का V2 मानते बेटा? क्योंकि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहे हैं, मतलब कम से ज्यादा जा रहे हैं, तो कम से ज्यादा जाने में प्लस लिखेंगे और ज्यादा से कम में माइनस लिखेंगे, यानी कि ज्यादा से कम आ रहे हैं, ज्यादा से कम मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव लिखेंगे, और अगर कम से ज्यादा मूव कर रहे हैं, कम से ज्यादा मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव लिखेंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही सिंपल सा रूल्स है, ये दोनों रूल्स आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब इसको मैं हटा देता हूं। तुम लोग को अगर एक याद हो कि दो कैपेसिटर को सेम पोलैरिटी से ऐड करते थे, सेम पोलैरिटी से ऐड करते थे, तो बोलते हैं कि चार्ज निकालो, एनर्जी निकालो, पोटेंशियल निकालो, याद है तुम लोग को कुछ? हाँ याद होगा। तो देखो, अगर कोई सा भी पोलैरिटी से ऐड करो तो पोटेंशियल हम लोग सेम ले लेते थे, और उसको हम लोग बताते थे कि जब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, जब तक उसका फाइनल पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बताते थे कि नहीं बताते थे? लेकिन हाँ सर बताते थे। अब तुम मान लो जबरदस्ती कि नहीं, मैं तो मानूंगा ये है V1 और मैं इसको उल्टा मान लूंगा, इसको मैं मान लेता हूँ इधर से। अब तुम प्रूफ करके दिखा दो कि V1 इक्वल टू में V2। देखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, या किरचॉफ्स सेकंड लॉ का, या फिर लूप लॉ का मैं बता रहा हूँ, उसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। कोई एक लूप बना लो ऐसे, तुम चलो यहां से, तो हायर से लोअर जा रहे हैं माइनस V1, फिर यहां से हायर से लोअर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? प्लस सॉरी माइनस में V2 इक्वल टू में 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में V1 इक्वल टू में V2। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आपने जो माना है उसका उल्टा पुल्टा है दोनों का। तो आपने मान लीजिए कि आपने V1 मान लिया, ये प्लस है तो V1 माना ऐसा, इस तरीके से माना, तो V2 जो है उसका उल्टा करो, तो तूने माइनस इधर करके रखा है ना, तो इसको करो ऐसे, ये कहना चाह रहा है ना, अपोजिट साइन का है। तो अगर आप V1 को आप इस तरीके से मानोगे तो V2 मानोगे उसका उल्टा, तो भैया उल्टा है तो आप मान के कैसे रखो? माइनस प्लस ना, तो प्लस इधर करना पड़ेगा, माइनस इधर करना पड़ेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड को देखो, अब साइन को समझा दिया, मैग्नीट्यूड को देखो तो V1 इजिकल टू क्या है? V2 इजिकल टू V। इसलिए हम लोग मानते थे कि यार एक कॉमन पोटेंशियल मान लो V ऐसे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आया? अब इसको तो हटा देते हैं, मैं बस, तो चलिए थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक जो है कैपेसिटर है, अब इस पे प्लस Q1 है और ये C1 है, ये माइनस Q2 है, और हमने तीन कुछ सिचुएशंस को ऐसे देख लिया, ये C2 है और ये मान लीजिए कि ये Q2 है और ये प्लस Q2, कुछ इस तरीके से आप बहुत सारा आपको कैपेसिटर मिल गए। आप ये C3 है और यहाँ पे आप मान लो कुछ भी मान लो ना यार, उसमें क्या है। अब इस पे तुम KVL लिखना चाहते हो, किरचॉफ्स, देख KVL का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सेकंड लॉ को किरचॉफ्स क्या बोलते थे? किरचॉफ्स वोल्टेज
लॉ भी बोलते थे, इसलिए बार बार मैं केवीएल बोलता हूँ, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज। अब इसमें जब जाओगे किधर से मूव करोगे, एक लूप बना लो, ऐसे बना लिया। अब ये आप इधर से इधर जा रहे हो तो लिखो क्या, Q1 में, सोचो हायर से लोअर जाओ तो Q1 में C1 माइनस। अब आप इधर से जा रहे हो तो प्लस में, क्योंकि लोअर से हायर, Q2 में C2, फिर हायर से लोअर Q3 में C3, फिर उसी पॉइंट पे पहुंच गए इजिकल टू। तुम्हें समझ में आ गया क्या किस तरीके से लूप लॉ को यूज किया जाता है, केवीएल को, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को। वोल्टेज लॉ है, टोटल सम देखो V1 प्लस V2 प्लस V3 इजिकल टू में 0 है कि नहीं। तो चलिए हम इस पे एक सवाल देख लेते हैं, जेई में आया हुआ सवाल है काफी अच्छा सा, उसको देख लेते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ ये सब चीजों का रियल फीलिंग कहाँ पर होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो सब मजा आता है उसमें, बहुत सारे सवाल उसमें करवाते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। हम लोग एक जे का सवाल कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से केवीएल केसीएल का यूज किया जाता है, किरचॉफ्स करंट वाला, सॉरी करंट लॉ नहीं, चार्ज लॉ बोल रहे हैं, चार्ज लॉ वाला, यानी कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला किस तरीके से काम करता है हम उसको बता देते हैं। एक शॉर्ट रिव्यूज कर लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ का दो लॉ है, एक तो फर्स्ट लॉ, दूसरा कौन सा है, सेकंड लॉ। पहला नाम तो ये हो जाएगा, फर्स्ट लॉ से जानते हैं सेकंड लॉ। इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ। दूसरा बोलते हैं किरचॉफ्स चार्ज लॉ, केसीएल। किरचॉफ्स, ये सी फॉर चार्ज, करंट भी काम कर जाता है, किरचॉफ्स चार्ज लॉ, केसीएल। फर्स्ट लॉ जंक्शन, केसीएल, किरचॉफ्स चार्ज लॉ। इसको सेकंड लॉ लूप लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। इसमें नेट चार्ज 0 होता है और उसमें इन एनी लूप नेट वोल्टेज क्या हो जाता है, 0 इन एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन। तो हमने शॉर्ट में आपको समझा दिया कैसे किरचॉफ्स लॉ बनाए गए इस तरीके से। अब उस पर एक सवाल देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, नोट कीजिए। नोट कर लिया, हटा दूं। तो एक सवाल है 2020 में ही आया हुआ है, सवाल को देखिए क्या लिखा, इन दिस सर्किट शोन चार्ज ऑन द 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है। चलिए तो सवाल यही है, सवाल तो ये है। अब सबसे पहली बात हमको एक बात समझ में आना है कि 5 माइक्रोफैराड पर क्या चाहिए हमको, चार्ज चाहिए। तो 5 माइक्रोफैराड पे चार्ज चाहिए तो कैपेसिटेंस तो मालूम है। अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किसी तरीके से मालूम चल जाता तो क्या अपना काम हो जाता, बिल्कुल सर काम हो जाता। अब हमें देखो, अब ये ना सीरीज में ना पैरेलल में, देखो कोई सीरीज पैरेलल नहीं। अब इसमें केसीएल बाबा आएंगे, बोलेंगे बाबा बचाओ, तो कैसे बचाओ। और सबसे पहले 2 बैटरी भी लगी हुई, तो जब भी 2 बैटरी या फिर एक बैटरी लगी हुई हो तो एक बात तो दिमाग में रखें कि बैटरी का एक टर्मिनल्स को आप क्या मान लीजिए, 0। 2 टर्मिनल्स को नहीं, एक टर्मिनल्स को, तभी तो अगला टर्मिनल्स बहुत आसान से हो जाएगा। तो चलिए हमने मान लिया 0 इसको। अब दोनों कॉमन 0 है तो 0 होगा। अगर आपने 0 माना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस टर्मिनल्स कितना होगा, 6 वोल्ट। अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। होगा कि नहीं होगा, पहले ये मानो, पक्का होगा। ये 0 तो यहाँ पर भी
6 वोल्ट, यहाँ पर भी 6 वोल्ट। अब तुम एक दिमाग रखना, अगर ये बैटरी ऐसे होता तो यहाँ पे -6 वोल्ट होता, अगर बैटरी ऐसा होता तो यहाँ पर क्या होता, -6 वोल्ट, यहाँ पर क्या होता, -6। अब तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन दे रखा, अभी तो फिलहाल 6 वोल्ट है। अगर तूने दूसरी बात, पहला बात क्या है कि एज्यूम जीरो पोटेंशियल नियर बाई बैटरी, सबसे पहले नियर बाई बैटरी मान लिया। अरे ये नहीं कि जीरो मान, तो यहां भी जीरो मान लिया, ये नहीं करोगे। अब भाई जीरो मान लिया तो एक ही जगह मानोगे कि हर जगह जीरो ही मान के पेल रहे हो भाई, यहाँ भी जीरो वहां भी जीरो, ऐसा नहीं चलेगा कि जीरो मतलब हर जगह पे जीरो मान रहा है, ऐसा कुछ नहीं, एक जगह पे जीरो मान लिया। तो कहाँ मानना है, अब तुम सर मैं तो यहाँ जीरो तो मान लो, अगर वहां पे जीरो मान तो यहाँ पे कितना -6 वोल्ट है कि नहीं, यहाँ -6 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट, कितना हो जाए -12 वोल्ट हो जाएगा। सिंपल सा, तुम कैसे डिसाइड कर तो वो सोचना पड़ेगा। तो क्यों मरने जाए, कॉमन वाले पे जीरो मानो, दोनों के लिए काम कर जाए। जीरो का इसमें जीरो मानो तो एक के लिए काम करेगा, इसमें जीरो तो दोनों के लिए काम करेगा। तो ऐसे पॉइंट को मानो जीरो के जहां पर दोनों के लिए क्या कर जाए बेटा, काम कर जाए। तो ये 0 वोल्ट, अभी 6, तुम यहां पे मान लो क्या, x, क्या मान लो x। अब देखना क्या मजा है, अप्लाई KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। टोटल चार्ज उस जंक्शन पे क्या होना चाहिए, 0, और सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा रुपया, ये रुपया है भाई, ये सबसे बड़ा है। तो करो क्या, कैसे चार्ज को 0 करोगे, x - 6 इंटू में 2 माइक्रोफराड प्लस में x - 6 इंटू में 4 माइक्रोफराड और प्लस में x माइनस में 0, देख रहे हो x माइनस में 0 5 माइक्रोफराड इज इक्वल टू में 0 माइक्रोफराड, सब खत्म। ये हो जाएगा कितना, 2x माइनस में 12, 2x माइनस में 12 प्लस में 4x माइनस में 24 और प्लस में 5x इज इक्वल टू में 0। x x वाला जोड़ दो, 4 6 11 x, और ये कितना हो जाएगा, ये 24 है ना, ये हो जाएगा माइनस में 36 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 36 बाई में 11 वोल्ट, यहाँ पे 36 बाई 11 है। तो अगर आप चार्ज निकालना चाहो तो चार्ज इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू में CV। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 11 बाई 36 बाई 11, क्योंकि यहाँ पर x है यहाँ पे 0 है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 36 बाई में 11, और चार्ज होगा C इंटू में V, 5 माइक्रोफराड इंटू में 36 बाई में 11, ये हो जाएगा 180 बाई में 11 माइक्रो कूलम हो गया। कोई आंसर मैच किया क्या, देख लो। इसको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, सोलह पॉइंट में समथिंग, कोई ऑप्शन इधर बता दो, 16 पॉइंट में समथिंग कोई ऑप्शन है, सी ऑप्शन तक करें। कैसा लगा सवाल, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा सवाल। तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चन का आंसर। तब लेक्चर लंबी ना हो जाए इसके लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप इस पे काम कीजिए, थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए, SCB के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, आपको बहुत जगह पे ऐसे सवाल मिल जाएंगे। कैपेसिटर के SC वर्मा का प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे सवाल मिल जाएंगे। तो मैं इसी लेक्चर के साथ इसको, इसी टॉपिक के साथ इसको एंड कर रहा हूँ लेक्चर्स को। आप कोई अगर क्वेरी है तो आप हमारे RCP ग्रुप चैनल से जुड़कर भी आप हमें क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें सीधे मेल कर सकते हैं rcpyckesar@gmail.com। और तब तक के लिए हम आपसे विदा ले रहे हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप पढ़ाई करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।